Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 7th of June 2021. तो 7 जून 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यूपीएससी प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज चालू है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे लिंक दी है डिस्क्रिप्शन कमेंट में, तथा करंट अफेयर्स की जो नोट्स वाला प्रोग्राम है वो भी हमने चालू कर दिया। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो यू कैन ज्वाइन। ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के साथ। सबसे पहले आज के प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे, जिनका आंसर आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज द डिफेंस मिनिस्ट्रीज हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, व्हेन इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? क्वेश्चन नंबर 2 इज प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट? ऑप्शंस आर IUCN एंड UNEP। दूसरा है UNDP एंड IUCN। तीसरा है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एंड IUCN। या डी है द नेचर कंजर्वेंसी एंड IUCN। तो इनमें से कौन निकालता है प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट? आपको बताना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 इज ऋषि गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स। इनमें से कौन से ग्लेशियर से ऋषि गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है? ऑप्शन आर बंदरपूछ ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर, अलक्कापुरी ग्लेशियर या मिलाम ग्लेशियर। दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आंसर करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको आंसर सभी बता दूंगा, एंड में बता दूंगा। ठीक है ना। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज द प्रोफेशन ऑफ सेक्स वर्कर मोरली रॉन्ग? इफ नॉट, व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट देम? क्या जो सेक्स वर्कर का प्रोफेशन है दैट इज मोरली रॉन्ग, क्या वो मोरली इनकरेक्ट है? सेकेंड थिंग, इफ नॉट, या इफ अगर यस है तो फिर आपको उसके लिए रीजंस देना पड़ेगा। अगर इफ नॉट, देन व्हाट शुड बी डन टू प्रोटेक्ट देम? ठीक है ना। तो दिस इज द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। बहुत ही प्यारा मेंस क्वेश्चन है। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप आंसर करने की कोशिश करिएगा। और कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें बहुत सारे लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे आंसर दिए थे। अगर आप जाएँ तो उसमें जैसे संकेत करके एक स्टूडेंट है, उसने बहुत अच्छा आंसर लिखा था। एंड कई लोगों ने उसमें ट्राई किया था। मोहम्मद सादिक का आंसर अगेन वाज वेरी गुड। प्रीति कुमारी, आई थिंक शी रोट एन आंसर, है ना। ऐसे कुछ नाम है जो मैंने अलग से लिखे हैं। स्मृति शर्मा वॉज अगेन देयर, अनूप वॉज देयर। so these people are consistently writing the answers and that is very good, and you people should also try to emulate them, और ज़्यादा emulate करने की कोशिश करिए। and please keep writing that is a very good exercise that will enhance your writing abilities। आप लोग को अभी 2-3 दिन में ही अंतर समझ में आने लगा होगा। you people might have been evolving yourself, है ना। आगे मूव करते हैं। प्रीलिम्स न्यूज़ आइटम्स ऑफ द डे देखते हैं। कुछ न्यूज़ आइटम्स जो इंपॉर्टेंट हैं। पहली न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख RK माथुर लॉन्च द यून टैब स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। तो यून टैब स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है फॉर द स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज इन लद्दाख, याद रखेगा UT ऑफ लद्दाख में ये चीज़ लॉन्च की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत क्या कहते हैं, लगभग 12,300 टैबलेट पता ना वो ये टैबलेट इस तरह से जो यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है। तो याद रखिएगा 12,300 टैबलेट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन लेह। और यून टैब स्कीम के अंतर्गत बेसिकली यही है कि इट इज़ अ इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड बेसिकली टेक्निकल सपोर्ट ऑफ IT डिपार्टमेंट था इसके साथ। टेक्निकल सपोर्ट ऑफ IT डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है बेसिकली उसने ये लॉन्च किया है यून टैब। याद रखेगा यून टैब, जिसमें टैबलेट्स बांटे जाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है टैबलेट्स का यूज़ करके आप प्री लोडेड क्लासेस उसमें रहेंगी, तो प्री लोडेड क्लासेस आप उसमें देख सकते हैं। ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड में अगर आपको टेक्स्ट बुक चाहिए, वीडियो लेक्चर्स चाहिए, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूट किसको किए जाएंगे? 6th से लेकर के 12th तक के गवर्नमेंट स्कूल्स में। 6th से लेकर के 12th तक के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को ये चीज़ दी जाएगी। ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ फॉर इन्फ्यूजन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द स्कूल एजुकेशन। बेसिकली टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन जो है स्कूल एजुकेशन में हो सके उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। दूसरी न्यूज़ है, पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क हैज़ अप्रूव्ड प्लान्स फॉर एन आर्टिफिशियल आइलैंड विच विल हाउस 35,000 पीपल एंड हेल्प इन द प्रोटेक्शन ऑफ पोर्ट ऑफ कोपेनहेगन फ्रॉम राइजिंग सी लेवल्स।
तो सी लेवल राइज कर रहा है। पोर्ट ऑफ कोपेनहेगन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिसाइड किया है पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क ने कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा, एक आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जाएगा और वहाँ पर लोगों को रखा जाएगा ताकि पोर्ट ऑफ कोपेनहेगन को बचाया जा सके। अब इस जो आइलैंड है इसका नाम है लिनेट होम आइलैंड, याद रखिएगा, लिनेट होम आइलैंड, ठीक है ना, याद रखिएगा लिनेट होम, इसको होम पढ़ते हैं, HOLM लिखा रहता है लेकिन होम पढ़ते हैं, तो लिनेट होम आइलैंड याद रखिएगा। दिस इज द नेम ऑफ द आइलैंड which will be having an area of 1 square mile and it would be connected to the mainland through ring road tunnels and metro line। तो इसको मेनलैंड से कनेक्ट किया जाएगा यूजिंग रिंग रोड टनल्स एंड मेट्रो लाइन, बट इट विल बी देयर टू डीकंजेस्ट द कोपेनहेगन पोर्ट, है ना, कोपेनहेगन पोर्ट का डीकंजेस्ट और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाएगा। तीसरी जो न्यूज़ है, अगली न्यूज़ देखते हैं। एज पर द जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, तो जियोलॉजिकल डिजास्टर टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया का एक वोल्केनो है जिसका नाम है मेरापी। रिमेंबर द नेम ऑफ दिस वोल्केनो, कई बार आ चुका है न्यूज़ में, पूछा भी जा सकता है। तो मेरापी वोल्केनो जो है इट हैज़ इरप्टेड 4 टाइम्स विद लावा स्प्रेडिंग टू नियरली 1500 मीटर्स फ्रॉम क्रेटर। तो क्रेटर रीजन से इतना ज़्यादा लावा निकल रहा है इसमें, और ये इंडोनेशिया का वोल्केनो है, नाम याद रखेगा मेरापी। एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो ऑफ इंडोनेशिया, इट इज़ इंडोनेशियाज मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। तो ये भी याद रखेगा कि इंडोनेशिया का सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। केरला गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द नॉलेज इकोनॉमी मिशन टू बूस्ट द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग द नॉलेज वर्कर्स। अब केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। क्या लॉन्च किया है? नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है। और ये नॉलेज इकोनॉमी मिशन करेगा क्या? इट विल बूस्ट द जॉब प्रॉस्पेक्ट्स इन द स्टेट बाय सपोर्टिंग द नॉलेज वर्कर्स। तो इसमें क्या है, स्टेट में जॉब प्रॉस्पेक्ट यानी जॉब्स के नंबर को बढ़ाने का एक प्रोग्राम है ये। और इसमें सपोर्ट किसको किया जा रहा है? इसमें सपोर्ट किया जा रहा है नॉलेज वर्कर्स को। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि नॉलेज वर्कर्स क्या होते हैं। तो नॉलेज वर्कर्स वो होते हैं जो नॉलेज इकोनॉमी में काम कर रहे होते हैं। नॉलेज इकोनॉमी मतलब कि जैसे फिजिशियन हो गया, प्रोग्रामर हो गए, फार्मासिस्ट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, डिज़ाइन थिंकर्स हो गए, पब्लिक अकाउंटेंट हो गए, लॉयर्स हो गए, एकेडमिक्स में जो काम कर रहे हैं। तो जिनका जॉब थिंक फॉर अ लिविंग, मतलब जिसमें नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, डेटा की ज़रूरत पड़ती है, ऐसा कोई भी सेक्टर जो डेटा का यूज़ करता है, नॉलेज का यूज़ करता है, एंड हु थिंक फॉर अ लिविंग, थिंक फॉर अ लिविंग, थिंक फॉर अ लिविंग। तो ये याद रखेगा, दिस इज बेसिकली द नॉलेज वर्कर, नॉलेज इकोनॉमी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनसीईआरटी में मेंशन, अगर आपने आई थिंक 12th क्लास की एनसीईआरटी पार्ट 1 अगर आपने पढ़ी है 12th क्लास की एनसीईआरटी, तो उसमें ये चीज़ मेंशन है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है फ्रंट पेज से है हिंदू के ही। देखो यहाँ पे पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला टॉप द एजुकेशन इंडेक्स रैंकिंग। अब ये जो है एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक आपकी एक रिपोर्ट निकालता है इंपॉर्टेंट, जिसमें वो ग्रेडिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन द एजुकेशन सेक्टर। तो यहाँ पे पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला जो है दे हैव स्कोर्ड द हायर दैन 90% इन द एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 में पंजाब, तमिलनाडु एंड केरला दे वर द टॉप गेनिंग स्टेट्स। पंजाब सबसे ज़्यादा था, फिर तमिलनाडु था, केरला, केरला से भी ज़्यादा अब तमिलनाडु का आया है इस बार ये स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्रीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2019-2020। तो 19-20 के ईयर में यह है। अब गुजरात की जो रैंकिंग है वो ज़रूर गिरी है काफ़ी ज़्यादा, सेकंड से लेकर के 8th रैंक पर आ गया है। एंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का भी रिग्रेशन देखने को मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्कोर देख सकते हैं, आपको यहाँ मेंशनड है गुजरात का 884 स्कोर रहा। सबसे ज़्यादा देखो पंजाब का स्कोर है 929, पंजाब का रहा 929, दिस वाज द हाईएस्ट, पंजाब का 929 था। फिर तमिलनाडु का सेकंड हाईएस्ट था 906 था आपका तमिलनाडु का, एंड केरला का था 901, ठीक है ना। तो ये टॉप 3 स्टेट्स थे। पंजाब सबसे ज़्यादा 929, तमिलनाडु दूसरा 906, तीसरा केरला 901। याद रखिएगा ये इस एजुकेशन मिनिस्ट्री का है परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर 2019 एंड 20। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एजुकेशन परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन निकालता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने निकाला है। और इसके अलावा इसमें रैंकिंग आपको बता दिया मैंने टॉप 3 का।
Tamil Nadu overtook Kerala with a score of 906, largely driven by improvement in the state's educational performance and management. तो जो तमिलनाडु है वहाँ का एजुकेशनल परफॉर्मेंस, एजुकेशनल गवर्नेंस और मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है अभी विगत साल में, एंड दैट इज़ द थिंग विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स रैंक मोर देन दैट ऑफ केरला. और यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ये सारे डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चरल वो भी ज़्यादा हुआ है, ठीक है ना. अब ये तो स्टेट्स की बात हो गई. वैसे यूटी में एक, जैसे यूटी ऑफ आपका चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो रैंकिंग है वो ओवरऑल सेकंड रैंक पे चंडीगढ़ है, ओवरऑल सेकंड रैंक पे चंडीगढ़ है, क्योंकि उसकी 912 स्कोर है, ठीक है ना. तो याद रखिएगा 912 जो था यूटी ऑफ चंडीगढ़ का. स्टेट्स में आप तमिलनाडु का ही है 906 दूसरा, और केरला का 901, लेकिन यूटी में चंडीगढ़ का जो है वो 912 है. ये भी आप याद रखिएगा. सेकंड पोजीशन, ओवरऑल सेकंड पोजीशन पे वही है, ठीक है ना. दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा. दिस इज द थिंग. एंड देखो जो लोएस्ट स्कोर था वो लद्दाख यूटी का था. देखो द न्यू यूटी ऑफ लद्दाख वाज आल्सो इंक्लूडेड, एंड यूटी ऑफ लद्दाख का स्कोर केवल 545 था. द स्कोर ऑफ यूटी वाज 545, बहुत कम था, 545 था. दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा, ठीक है ना. सो दैट वॉज इट फ्रॉम दिस न्यूज आइटम. अगली देखो यहाँ, मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय कोविशील्ड दैन कोवैक्सीन. अब एक स्टडी की गई है जिसमें ये देखा गया कि ज़्यादा एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रोड्यूस की गई हैं कोविशील्ड वैक्सीन द्वारा दैन कोवैक्सीन. लेकिन जो नंबर ऑफ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस है, तो यहाँ पे एक टर्म आया था ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का. लेट मी टेल यू दैट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ऐसे लोगों को इन्फेक्शन होना जिनको वैक्सीन लग चुकी है. तो वैक्सीन लगने के बाद जब वायरस ब्रेक थ्रू कर जाए बॉडी के अंतर्गत, तो वो कहलाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन. तो वैक्सीन लगने के बाद अगर इन्फेक्शन हो रहा है कोविड का, सो दैट इज नोन एज द ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन. तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कोवैक्सीन के केस में कम देखने को मिले, ठीक है ना. तो ये भी एक जो इन्होंने रिसर्च की थी, बट अपने को तो बस ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के बारे में जानना था मेन, वो चीज़ मैंने आपको बता दिया. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. लेट्स सी द मैप ऑफ द डे. तो आज का जो मैप मैंने लिया है वो है श्रीलंका का मैप लिया है. देखो आप देख सकते हैं, सबसे पहली बात ये इंडिया है और ये श्रीलंका है. उसके बीच में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे पाक स्ट्रेट, यहाँ पे पाक स्ट्रेट है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़. यहाँ पर है पाक बे. दिस लोकेशन हाउस इज द पाक बे रीजन. यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन पाक बे है. और ये जो रीजन, ये छोटा सा आपको ये ब्रिज टाइप का दिख रहा है, ये है एडम्स ब्रिज. दिस इज नोन एज द एडम्स ब्रिज. फिर ये नीचे आता है गल्फ ऑफ मन्नार वाला रीजन, गल्फ ऑफ मन्नार इज देयर, ठीक है. इसको याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मन्नार. सबसे ऊपर है पाक स्ट्रेट, फिर आता है पाक बे, फिर आता है गल्फ ऑफ मन्नार. ये आप लोकेशन भी याद रख सकते हैं. सबसे पहले आता है पाक स्ट्रेट, फिर आता है पाक बे, फिर आती है आपका गल्फ ऑफ मन्नार, और ये बीच में जो ये ब्रिज वाला रीजन है दैट इज द एडम्स ब्रिज. इसको एडम्स ब्रिज याद रखिएगा. फिर हम आते हैं श्रीलंका में. तो श्रीलंका में जो टॉप रीजन है, सबसे ऊपर नदर्न मोस्ट रीजन है, वो है जाफना पेनिनसुला. ये न्यूज़ में रहा भी है जाफना पेनिनसुला. इसको याद भी रखिएगा कि जाफना पेनिनसुला सबसे टॉप पे, नदर्न पार्ट जो है श्रीलंका का वो आपका जाफना पेनिनसुला है, ठीक है ना. तो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एज वेल. फिर नीचे आप आएंगे तो दो रिवर है, काला रिवर और आपका यान रिवर. काला रिवर एंड यान रिवर, दीज आर द टू रिवर्स विच आर इंपॉर्टेंट इन श्रीलंका, है ना. फिर यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, ये जो है ये नेशनल पार्क है विलपत्तू नेशनल पार्क. तो अगर आपसे कोई पूछे कि विलपत्तू नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो आप उसको बता सकते हैं विलपत्तू नेशनल पार्क, ठीक है ना. अब एक इंपॉर्टेंट रीजन मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें इंडिया को भी पहले माइनिंग करने का मिला था, ऑयल की ड्रिलिंग करने का मिला था. ये है देखो यहाँ पे त्रिंकोमली. त्रिंकोमली इज इंपॉर्टेंट पोर्ट रीजन. यहाँ पे त्रिंकोमली इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा. त्रिंकोमली आप लोकेशन देख लीजिए, जो ये वाला कट है ना श्रीलंका के मैप में, जो ये वाला कट है यहाँ पे है त्रिंकोमली, ठीक है. फिर दो इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी, जैसे यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ये आपका बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, ये तो सब पता ही है आपको, बे ऑफ बंगाल है इधर, ठीक है ना. फिर आप नीचे आए, देखिए और कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके बारे में हमको दिखना है. फिर यहाँ पर आपको ये एडम्स पीक मिलेगा. देर इज एडम्स पीक, बिल्कुल सदर्न रीजन पे है, सदर्न रीजन में थोड़ा सा ऊपर. एंड किरिंदी रिवर है, देर इज अगेन किरिंदी रिवर. और याला नेशनल पार्क, विलपत्तू नेशनल पार्क ऊपर देखा था, फिर याला नेशनल पार्क देखो साउथ में याला नेशनल पार्क है, और एडम्स पीक है. दिस इज अगेन इन श्रीलंका. फिर नीचे अगर आप आएंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चाइना को मिला है लीज में, हम्बन टोटा पोर्ट. हम्बन टोटा पोर्ट आपका यहाँ बिल्कुल सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, आप देख लीजिए, है ना, सदर्न पार्ट में लोकेटेड है, आप इसको देख लीजिए.
फिर दिस इज कोलंबो, कोलंबो वाला पार्ट ये देखो इधर साइड कोलंबो वाला पार्ट है, इधर कैपिटल कोलंबो, दैट इज द कैपिटल एज वेल, इसको कोलंबो याद रखेगा। तो और ये मटाले, मटाले इज अगेन यहाँ पे है मटाले, दिस इज द पार्ट ऑफ मटाले। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। मैप आपने देखा तो आपको मतलब लोकेशंस दिख गई होंगी, आप मतलब यूज टू हो जाएंगे इस मैप के। ठीक है, तो दिस वाज द मैप ऑफ श्रीलंका, आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगेन। अब मूव करते हैं एडिटोरियल्स पे। तो आज 3 एडिटोरियल हैं जो हम देखेंगे। पहला एडिटोरियल है मीडिया एंड सेडिशन। अब अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस था जो कि विनोद दुआ के अगेंस्ट आया था। विनोद दुआ के केस को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर चीज़ जो गवर्नमेंट के खिलाफ बोली जाए, यानी कि ऐसा कोई भी क्रिटिसिज्म जो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, उसको अपन सेडिशन नहीं मान सकते हैं। सेडिशन केवल और केवल तब, अब ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो नोट कर लीजिए आप लोग, कि सेडिशन हैपेंस ओनली व्हेन द डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट लीड्स टू वायलेंस। केवल तभी वो माना जाएगा जब इस तरीके से आप स्ट्रॉन्ग वर्डेड, आपने इस तरीके से मतलब डिसअफेक्शन या डिसलॉयलिटी गवर्नमेंट के खिलाफ लाने की कोशिश की, विच अल्टीमेटली लीड्स टू वायलेंस। दिस इज व्हाट हैज बीन इटरेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन। और सेडिशन का जो सेक्शन है आईपीसी का 124A है, याद रखिएगा सेक्शन 124A है। ऑथर का ये भी कहना है कि जब ये आया था तो बेसिकली ये जर्नलिस्ट को मतलब दबाने के लिए, नेशनल एक्टिविटीज़ को दबाने के लिए इंडिया में लाया गया था। ठीक है ना, तो एक ये रीज़न था इसके आने का। और आज भी हम उसी कॉलोनियल मेंटेलिटी को आगे लेकर के आगे आ रहे हैं और आज भी इसका उपयोग उसी में किया जा रहा है। मतलब जर्नलिस्ट को और जो कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करता है, सो इट इज़ यूज्ड अगेंस्ट देम। ऑथर का कहना है कि दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, दिस एक्ट ऑफ सेडिशन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इसको हमको हटा देना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज, या फिर इसको रीथिंक करने की जरूरत बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। फिर यहाँ पे ऑथर ने दोबारा से केदारनाथ सिंह का जजमेंट भी रिटरेट किया, 1962 का केदारनाथ सिंह जजमेंट, इसको याद रखेगा 1962 का केदारनाथ सिंह जजमेंट, जो कि ये कहता है कि मतलब ऐसे कोई भी कमेंट जो वायलेंस नहीं जनरेट कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा क्रिटिसिज्म जो वायलेंस जनरेट नहीं कर रहा है, केवल एक लॉयल मतलब कहना चाहिए ट्रुथफुल अगर क्रिटिक है, ट्रुथफुल क्रिटिसिज्म है, तो कितना ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड क्यों ना हो, अगर सही क्रिटिसिज्म है या फिर क्रिटिसिज्म कितना ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड ना हो, अगर वो वायलेंस करने के लिए नहीं कह रहा है या फिर वायलेंस नहीं उससे जनरेट हो रहा है, तो फिर उसे आप सेडिशन नहीं मान सकते हैं। दिस इज व्हाट हैज बीन सेड इन द केदारनाथ सिंह। तो वही चीज रिटरेट की गई इस विनोद दुआ केस में भी। और ऑथर का ये कहना है कि दिस जजमेंट इन द विनोद दुआ केस इज गिविंग सम लाइट, इट्स इज गिविंग सम गुड वाइब, क्योंकि इससे क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जो है इंस्टेंस समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर स्टैंस इतना मतलब सेडिशन को लेकर के है कि दोबारा इसको चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। सो दैट इज व्हाट द ऑथर सेज कि ये जरूरी भी है, क्योंकि जो क्रिटिसिज्म मतलब ये सेडिशन काफ़ी वेग है, अभी भी इसके रूल्स किसी को नहीं पता, पुलिस को नहीं पता। कई बार पुलिस कह रहे थे एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ट्रेंड अगर ऑफिसर नहीं है, या फिर क्योंकि देखो जो अरेस्ट होता है वो होता है मतलब थोड़ा नीचे लेवल पे किया जाता है, बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे आईपीएस या डीआईजी डीजी तो अरेस्ट करने नहीं जाते। अरेस्ट करने जाते हैं या तो इंस्पेक्टर रहता है या सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई व्यक्ति रहता है या उसके नीचे कांस्टेबल व्यक्ति लेवल का कोई व्यक्ति रहेगा। एंड एवरी यू कांट एक्सपेक्ट देम टू हैव ईच एंड एवरी नॉलेज ऑफ सेडिशन की कितनी इंटीग्रिटी से इसको लगाना है क्या। तो ऑथर ने वही बोला कि चूंकि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मुद्दा है तो कई बार ये वेगली यूज किया जाता है और ये कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी रहता है और कई बार इलीगल मतलब इलॉजिकली अप्लाई कर दिया जाता है, किसी भी चीज़ में कर दिया जाता है। सो द कोर्ट वर्डिक्ट्स ब्राइटन्स द होप। ऑथर का कहना है कोर्ट का जो वर्डिक्ट है दैट इज ब्राइटनिंग द होप। एंड देखा जा हो सकता है कि इसको दोबारा से देखा जा सके, क्योंकि अभी तो जो सेडिशन है दैट इज बेसिकली ब्लो टू द फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम। तो ऑथर का कहना है कि इट इज अ ब्लो टू द फ्री स्पीच एंड मीडिया फ्रीडम एज ऑफ नाउ। दूसरा आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस द ट्रांसमिशन। अब ऑथर ने यहाँ पे देखो दो चीज़ें बताई। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ से अगर अपने को बचना है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। ये बीमारियों के लिए है तो उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है थ्रू मेडिसिन एंड थ्रू वैक्सीन, मेडिसिन एंड वैक्सीन। एंड दूसरा जो है वो है बिहेवियरल चेंज। इंडिया में कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जिनमें बिहेवियरल चेंज की जरूरत बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूँ कॉलेरा की बीमारी, कॉलेरा की बीमारी ऐसी जो वाटर बॉर्न
बॉर्न डिसीज है, वाटर बॉर्न डिसीज है, तो आपके लिए क्या बिहेवियरल चेंज होगा कि आप साफ पानी पीने की आदत डालें, एक्वागार्ड या उस फ्रेश करके पानी पिए, या उसको एटलीस्ट गर्म करके पानी पिए। अगर आपके पास एक्वागार्ड नहीं है तो आप गर्म करके पानी पिए। क्लोरीनेटेड वाटर, काफ़ी लोग क्लोरीन का यूज़ करते हैं वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो ये सारी मेथडोलॉजी, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में कई चीज़ें ऐसी हैं, बीमारियाँ ऐसी हैं जिनका एक एस्पेक्ट तो मेडिसिन है, बट उनका दूसरा एस्पेक्ट जो है वो क्या है, वो उनका बिहेवियरल चेंज है। सेम गोज विद द पैंडेमिक एज वेल। पैंडेमिक जब आया शुरू से ही हमको पता था कि इसमें दो चीज़ें करनी है, एक तो आपको बिहेवियरल चेंज करना पड़ेगा और दूसरा वैक्सीन बनानी पड़ेगी। अब वैक्सीन तो बन गई है, बट दिक्कत की बात यह है कि बिहेवियर में चेंज होता जा रहा है। देखो क्या है कि पहले अगर देखा जाए तो 84% लोग थे, एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि 84% लोग मास्क का यूज़ करते हैं, बट नाउ स्लोली क्या है कि मास्क का यूज़ भी डिक्रीज होने लगा है। अब लोग कहीं पे भी जा रहे हैं तो मास्क नहीं लगा रहे हैं। पहले एक समय था जब हर समय मास्क लगा रहता था, तो यही तो अपने को चेंज ला, अपने को मास्क जो है वो अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना होगा, है ना। हमको मास्क जो है अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा। हैंड वॉशिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, ये सब हमको अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम अभी इस पैंडेमिक से और फ्यूचर में किसी और दूसरी बीमारी से खुद को बचा पाएंगे, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। इसी के लिए ऑथर ने कहा है कि लगभग 6-7 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम कर सकते हैं। देखो बातें सब में इन्होंने सेम ही लिखी हैं हर मेथड में, बट मैं आपको ओवरऑल बताता हूँ। ऑथर ने ये कहा कि बिहेवियरल चेंज के अंतर्गत मास्क वियरिंग आएगा, हैंड वॉशिंग आएगा, हैंड सैनिटाइजेशन आएगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग आएगा। ये सारी हमको अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है। तो पहला जो ऑथर ने पॉइंट बताया वो ये बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको अपने लेवल पे क्या है कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए रिगार्डिंग दिस कोविड-19 ट्रांसमिशन, और उनको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। और ये चीज़ें लोगों को, दूसरे लोगों को भी बताने की ज़रूरत है, तभी लोग मास्क का इंपॉर्टेंस या हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग का इंपॉर्टेंस समझेंगे और तभी वो कुछ काम करेंगे। अदरवाइज वो तो इस तरीके से ही रहेंगे, है ना, जब तक उनको इसका बेनिफिट नहीं पता चलता या उनको ये नहीं पता चलता कि किस तरीके से कोविड-19 ट्रांसमिट हो रहा है। दूसरा पॉइंट जो ऑथर ने दिया वो ये दिया है कि कम्युनिकेशन टू ईच ग्रुप ऑफ पीपल शुड बी टेलर्ड अकॉर्डिंगली। मतलब जो व्यक्ति के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेट करना है, जैसा व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसमिट करना है इन्फॉर्मेशन। अगर बूढ़ा व्यक्ति है कोई, या कोई बच्चा है, या कोई मिड एज का कोई व्यक्ति है, तो किस तरीके से उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, कि किस तरीके से उनको मास्क पहनने के लिए कहना है, ये गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली आपको टेलर करके मैसेज देना पड़ेगा, ठीक है ना। यू हैव टू कन्विंस देम। कई लोग ऐसे होंगे जिनको इंपॉर्टेंस पता होगा लेकिन वो फिर भी नहीं पहन रहे होंगे, तो उनको किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, किस तरीके से उनको मनाना है, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी सोचनी चाहिए, ठीक है ना। तीसरा जो पॉइंट ऑथर ने दिया वो ये दिया है, वी नीड टू कम्युनिकेट द बेनिफिट्स ऑफ मास्क वियरिंग। मास्क वियरिंग का बेनिफिट आप लोगों को कम्युनिकेट करोगे तो वो जरूर ये बिहेवियरल चेंज अपने अंदर इनकलकेट करेंगे। टेल द बेनिफिट्स ऑफ मास्क वियरिंग टू द पीपल। फोर्थ ऑथर ने कहा कि वी नीड टू क्रिएट अ पॉजिटिव सोशल नॉर्म अराउंड मास्क वियरिंग। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है अराउंड मास्क वियरिंग। पीपल आर मोर लाइकली टू प्रैक्टिस द बिहेवियर इफ दे बिलीव दैट एवरीवन एल्स इज डूइंग इट टू। जब तक लोगों को ये नहीं लगेगा कि दूसरे भी ऐसा कर रहे हैं, तब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हर व्यक्ति मास्क पहनेगा। तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की जरूरत है टुवर्ड्स मास्क वियरिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मास्क पहने और लोगों को ये फील भी होना चाहिए कि हम बस नहीं पहन रहे हैं, बाकी लोग भी पहन रहे हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सिक्स्थ पॉइंट ऑथर ने कहा है कि वी नीड अ कंपैशनेट लीडरशिप ऑल्सो। लीडरशिप का कंपैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, न केवल कंट्री लेवल पे बट फैमिली लेवल पे भी। फैमिली लेवल पे भी लीडरशिप का पॉजिटिव होना और कंपैशनेट होना काफ़ी ज़रूरत है। तो ये फैमिली लेवल पे भी इंक्लूड करने की ज़रूरत है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है वो भी कंपैशनेट है, वो भी मतलब एक तरीके से पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर पा रहा है। सेवेंथ है वी नीड रिस्पॉन्सिबल मीडिया। अब मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है कि वो किस तरीके से शोकेस कर रही है चीज़ों को। तो मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग इससे जुड़े हुए हैं, लोग इसको देखते हैं, न्यूज़ लोग देखते हैं। तो एक मीडिया को एक बहुत रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करने की ज़रूरत है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। सो दिस इज़ वॉट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब आगे मूव करते हैं आज के मेंस क्वेश्चन पे भी और आज के आर्टिकल पे भी। रिकॉग्नाइजिंग सेक्स वर्क एज वर्क। अब ये आर्टिकल जो है यहाँ पे पैंडेमिक के बाद जो है सेक्स वर्कर का जो एक पूरा सेक्टर है वो इतना ज़्यादा सफ़र हुआ है,
और दूसरी चीज़ ये कि उसको लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, मतलब गवर्नमेंट ऑल्सो डज नॉट रिकॉग्नाइज दैट। तो यहाँ पे ऑथर ने यही कहा है कि क्या जो ये सेक्स वर्कर का जो काम है इसका रिकॉग्निशन जो लेजिटिमेट वर्क में नहीं हुआ है अभी तक, इट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ लेजिटिमेट वर्क। तो सेक्स वर्कर्स हैव मोस्टली बीन केप्ट एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम द गवर्नमेंट्स रिलीफ प्रोग्राम। इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये हुआ है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं दे आर नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिलीफ प्रोग्राम, गवर्नमेंट रिलीफ प्रोग्राम का वो बिल्कुल बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। अब ऑथर ने क्या कहा, सबसे पहले जो ऑथर ने डिस्कस किया है वो ये किया है कि जो सेक्स वर्कर को लेकर के जो व्यू पॉइंट है, मतलब आज भी काफ़ी रिग्रेसिव व्यू पॉइंट है। ऑथर का कहना है कि जो लेजिस्लेशन गवर्न करता है सेक्स वर्कर को इंडिया में, उसका नाम ही है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट इसका नाम रखा गया है। तो अब आप देखो कि सेक्स वर्कर्स को कौन सा एक्ट जज कर रहा है इंडिया में, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। मतलब कि बाय डिफॉल्ट जो स्टीरियोटाइप है, बाय डिफॉल्ट जो प्रेजुडाइज है टुवर्ड्स द सेक्स वर्कर्स, दैट इज इट इज अ इमोरल एक्ट, ठीक है ना। और ये जो एक्ट आया था आपका इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, ये 1956 में इनैक्ट किया गया था, 1956 में इनैक्ट किया गया, और उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, कई के अमेंडमेंट्स हुए हैं इसमें। नाउ दिस लेजिस्लेशन पिनलाइजेज एक्ट्स सच एज कीपिंग अ ब्रॉथल, दिस अब इस लेजिस्लेशन में ब्रॉथल रखना एक मतलब पिनलाइजिंग एक्ट है। सॉलिसिटिंग इन पब्लिक प्लेस, लिविंग ऑफ द अर्निंग एज सेक्स वर्कर एंड लिविंग विद द हैबिचुअली बीइंग इन कंपनी ऑफ अ सेक्स वर्कर, ये सारे मतलब पिनलाइज्ड एक्ट्स हैं। मतलब ये सारे काम अगर आप करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ऑथर का ये कहना है कि सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट को ये लगता है कि हर जो एनी women involved in this sector of sex worker is being forcefully done that, मतलब उसको forcefully वो करवाया जा रहा है। This is what the basic viewpoint of the government is। एक जो will वाला एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज नहीं कर रहा है कि ये एक विलफुल एक्ट भी हो सकता है। नाउ गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट। गवर्नमेंट का कहना है, मतलब जो व्यू पॉइंट है, जो बेसिक व्यू पॉइंट है लोगों का, दैट सेक्स वर्कर जो काम है दैट इज इजी वर्क एंड नो वन और शुड चूज दिस प्रैक्टिस। मतलब किसी को ये चूज करने की जरूरत नहीं है, और ये जो भी चूज कर रहा है वो केवल फोर्सफुली चूज कर रहा है। दिस इज व्हाट द बेसिक व्यू पॉइंट ऑफ द गवर्नमेंट इज, ठीक है ना। एंड गवर्नमेंट का जो व्यू पॉइंट है वो यही है, इट इज प्रेशराइज दैट वुमेन हु डू प्रैक्टिस सेक्स वर्क आर मोरली डिवियस। दिस इज द बेसिक व्यू पॉइंट दैट ऐसी जो महिलाएं इसको कर रही हैं दे आर मोरली डिवियस। तो इज दैट थिंकिंग करेक्ट, और वी नीड अ चेंज इन दैट थिंकिंग, हमको उसमें चेंज करने की जरूरत है ना। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। एंड इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे वुमेन जो सेक्स वर्कर्स हैं दे आर नॉट काउंटेड अंडर द लेजिटिमेट वर्क में इनको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ता है। एंड दे आर मोर प्रोन टू वायलेंस, दे आर मोर प्रोन टू डिस्क्रिमिनेशन एंड दे आर मोर प्रोन टू हैरासमेंट। जब लोगों को भी पता है कि गवर्नमेंट इनके बारे, गवर्नमेंट डजंट गिव एनीथिंग अबाउट देम, गवर्नमेंट डजंट केयर अबाउट देम, तो लोगों को पता है कि दे कैन बी इजिली हैरास्ड, दे कैन बी इजिली टॉर्मेंटेड, दे कैन बी इजिली डिस्क्रिमिनेटेड एंड वायलेंस कैन बी डन अगेंस्ट देम। यही रीजन है कि इनके अगेंस्ट होता है। नाउ दिस इमोरल एक्ट इट फेल्स टू रिकॉग्नाइज दैट मेनी वुमेन विलिंगली इंटर इनटू एग्रीमेंट एज सेक्स वर्कर्स। तो कई वुमेन विलिंगली इंटर करती हैं एंड दिस इज नॉट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, है ना। एंड एविडेंस shows that many women choose to remain in sex work despite opportunities for their rehabilitation। तो कई women, many women, they remain in this sector, they remain in this profession of sex worker even if they have opportunity to leave and rehabilitate, ठीक है ना। तो ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई women इसमें रहना चाहती हैं even though they have been given the options to rehabilitate and all। तो ऑथर का ये कहना है कि why not recognize it as a legitimate work। अगर आप इसको legitimate work की तरह recognize कर लोगे तो पहली चीज़ तो ये कि इनको बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं वो भी ले पाएंगी, स्कीम्स ले पाएंगी। दूसरी चीज़, ज़्यादा ये अपनी कंप्लेंट्स कर सक, एटलीस्ट ये अपनी कंप्लेंट पुलिस के सामने कर सकती है। अभी क्या है कि पुलिस के सामने इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, इनका कोई नाम सही नहीं रहता है। सो बेसिकली एक तरीके से ये सब मिसिंग सिटीजन्स के केस में आ जाते हैं। इनका कोई लॉ नहीं है, इनका कोई राइट नहीं है, इनका कोई बेसिकली कहना चाहिए कि कोई एडवांटेज नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। सो दे आर एक्चुअली अंडर द मिसिंग सिटीजन्स कैटेगरी। तो इनको मिसिंग सिटीजन कैटेगरी से क्यों ना हटा करके इनको पूरे राइट्स और वो दे दिया जाए, तो ताकि इनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रहा है, इनके अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको हम खत्म कर सकें। प्लस
इनको राइट्स मिल जाएंगे। तो जस्टिस वर्मा कमीशन जो थी, जस्टिस वर्मा कमीशन ने एक्नॉलेज किया था दैट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन वुमेन हु आर ट्रैफिक्ड फॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड दोज वुमेन हु आर विलफुली चूजिंग द सेक्स वर्क ऑफ देयर ओन। तो यहाँ पर जस्टिस वर्मा कमीशन ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया था कि दोनों में डिफरेंस है। एक तो फोर्सफुल, जो फोर्सफुल वो है वो, एंड दूसरा ये कि जिसमें कि वुमेन जो है दे आर चूजिंग इट विलफुली, ठीक है ना। सो वही चीज एंड में ऑथर कह रहा है कि वी मस्ट रिकॉग्नाइज सेक्स वर्क एज लेजिटिमेट वर्क, एंड हमको खुद को स्टॉप करना चाहिए फ्रॉम असाइनिंग मोरालिटी टू देयर वर्क। हम हु आर वी टू असाइन मोरालिटी टू देयर वर्क, है ना। तो सिंपल सी बात है कि वी आर नो वन टू असाइन द मोरालिटी टू दैट, एंड दे ऑल्सो हैव राइट टू अर्न रिस्पेक्ट, दे ऑल्सो हैव टू राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू रिमेन फ्री फ्रॉम वायलेंस, रिमेन फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे राइट्स आप उनको तभी प्रोवाइड कर पाओगे जब आप इसको लेजिटिमेट वर्क की तरह रिकॉग्नाइज करोगे। तो दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा। अगली न्यूज़ है एनपीआर स्लिप्स वैलिड फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा। अब एमएचए ने ये कहा है कि जो एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की जो स्लिप मिलेगी आपको, तो वो वैलिड रहेगी फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा। किसके लिए? वो जो 6 कम्युनिटीज़ है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की 6 कम्युनिटीज, जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी हैं 6, जिसमें बुद्धिस्ट आ जाएंगे, आपके पारसी आ जाएंगे, उसमें हिंदूज आ जाएंगे, क्रिश्चियन आ जाएंगे, पंजाबीज आ जाएंगे, सिख आ जाएंगे, है ना। सो दीज आर द थिंग। तो ये जो 6 कम्युनिटी के लोग हैं, इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम 3 कंट्रीज़ यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये 3 कंट्रीज अगर ये आ रहे हैं, और कब तक आ रहे हैं, द टाइम पीरियड इज दिसंबर 2014, दिसंबर 2014 तक अगर ये लोग आ रहे हैं तो इनको सिटीजन्स घोषित किया जाएगा। दिस इज व्हाट द सीएए सेज, है ना, सीएए यही कहता है। अब इनको जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है उसके लिए एनपीआर यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की स्लिप जो है वो काम करेगी। एनपीआर के बारे में आपको बता दूं कि ये रेसिडेंट्स का रजिस्टर होता है, मतलब एक रेसिडेंट्स और सिटीजन में डिफरेंस आपको पता है ना। रेसिडेंट मतलब वो व्यक्ति जो यहाँ पे रह रहा है अभी 6 महीने से 6 मंथ से, या 6 महीने से ज़्यादा विलिंग है रहने के लिए, ठीक है ना। 6 महीने से या तो रह रहा है या 6 महीने से ज़्यादा विलिंग है रहने के लिए, तो वो रेसिडेंट कहलाता है। सिटीजन तो बाकी आपको पता ही है कि सिटीजन बाय बर्थ, सिटीजन बाय नेचुरलाइजेशन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एनपीआर जो है, एनपीआर में सारे रेसिडेंट्स के नाम रहते हैं, मतलब कि ऐसे लोगों के नाम जो या तो 6 महीने से इंडिया में रह रहे हैं या 6 महीने से ज़्यादा इंडिया में रहने का प्लान कर रहे हैं, ठीक है ना। पहली बार एनपीआर जो था वो 2010 में आया था। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनपीआर अभी पहली बार हो रहा है, तो नहीं, एनपीआर पहली बार 2010 में हुआ था, और अपडेट उसको 2015 में किया गया था। 2015 में अपडेट किया गया था। 119 करोड़ लोगों के नाम उसमें मेंशन है, ऑलरेडी हैज़ अ डेटा ऑफ 119 करोड़, ठीक है ना। तो एनपीआर पहली बार 2010 में आया था, 2015 में उसको अपडेट किया गया था, तो याद रखिएगा। एंड एनपीआर इज़ अ रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट्स, ठीक है ना। एनआरसी क्या है? सिटीजन्स का रजिस्टर है। एनपीआर क्या है? रेसिडेंट्स का रजिस्टर है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। उड़ीसाज फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरस हिट हार्ड। अब उड़ीसा के फॉरेस्ट प्रोड्यूस गैदरस जो हैं वो पैंडेमिक के कारण काफ़ी ज़्यादा उनको नुकसान हुआ है, स्पेशली इन द मलकानगिरी रीजन। आपको पता होगा कई कम्युनिटी यहाँ रहती है, जैसे ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी काफ़ी रहती हैं, डोंगरिया, खोंस हो गए, ये सब उड़ीसा में ही रहते हैं, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसमें ट्राइफेड का नाम आया था, तो ट्राइफेड मैं आपको बता दूँ, ट्राइफेड का मतलब है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 1987 में बना था, एंड इट इज़ द नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, एंड याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, एंड इट इज़ द नेशनल लेवल एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड ट्राइफेड का जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और 1987 में ये बना था, 1987 में बना था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्राइफेड का ऑब्जेक्टिव है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल पीपल। जो ट्राइबल पीपल है उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल प्लस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसीलिए ये 2 चीज़ों में डील करता है बेसिकली। कौन सी 2 चीज़ों में? एक है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस डेवलपमेंट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का डेवलपमेंट, और दूसरा मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट, उनका मार्केटिंग। अगर ट्राइबल्स कुछ बना रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग करना, ये भी इनका एम है, एक काम है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। लेट मी टेल यू द आंसर्स नाउ।
आंसर्स मैं आज आपको बता देता हूँ क्वेश्चंस के। पहला सवाल मैंने पूछा था डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के रिगार्डिंग, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि डिसाइड करती है पॉलिसीज एंड ऑल। दूसरा जो है स्टेटमेंट वो गलत है क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर लीड करता है इसको, ना कि प्राइम मिनिस्टर, तो दैट वाज रॉन्ग। सेकंड क्वेश्चन था प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट, तो आईयूसीएन और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम इसको निकालता है। ए विल बी द आंसर। ऋषि गंगा रिवर का ओरिजिन पूछा था मैंने, तो ऋषि गंगा का ओरिजिन है नंदा देवी ग्लेशियर, ठीक है ना, उसको याद रखिए, बी विल बी द आंसर। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।